बच्चों, कैसे हो आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो। सबसे ज्यादा टेंशन तो स्टूडेंट्स को ये चीज का है कि दीदी एलआर हम लोगों को ना पेपर और पेन नहीं देने वाले सॉल्व करने के लिए, हम लोग कैसे ही सॉल्व करेंगे। अरे बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जैसे आप सॉल्व करोगे वैसे ही आपका बाजू वाला सॉल्व करने वाले, वैसे ही आपके फ्रेंड सॉल्व करने वाले। जितने भी स्टूडेंट्स अपियर करने वाले वो सब लोग उनकी मेंटल एबिलिटी से ही सॉल्व करेंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये चीज पे फोकस करना चाहिए कि कहाँ आप लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हो। 100% मार्क्स आपको कहाँ मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप किस में कर सकते हो, और वो वाला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि आप लोगों को अगर ज्यादा स्कोर करना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द परफेक्ट सब्जेक्ट जिसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। लेकिन अब हम स्कोर कैसे करें? हम लोगों ने लेक्चर्स तो देख लिए, जितने भी रेगुलर लेक्चर्स थे उसके साथ हमने मैराथन भी देख ली, हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। लेकिन दीदी अब क्या करना है? अब मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स लेकर आई हूँ। दीदी, ये वन लाइनर्स क्या होते हैं? ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस है जिस पे से आपको एमसीक्यू बनाकर पूछ सकते हैं फॉर गूगली क्वेश्चंस। कुछ जो एमसीक्यूज रहेंगे वो एकदम इजी रहेंगे, लेकिन कुछ जो एमसीक्यूज है काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। तो हम लोग इसमें डिफिकल्ट या फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, वन लाइनर्स पढ़ने वाले हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे फ्रेम करके पूछ सकते हैं। देखो, आप लोगों को सीएस कार्ट इंडिया की टीम ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आप लोगों को पास करके ही छोड़ेंगे, तो बस यही चीज को लेकर आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए। ये वन लाइनर्स लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 70 जितने वन लाइनर्स हैं, 70 to 80 जितने होंगे। हम लोग ये सारे एक एक कर कर पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी। एटलीस्ट आप लोग एग्जाम से पहले एक बार तो भी ये वीडियो देखकर जाना ही जरूर है ना। मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग मॉड्यूल पूरी पढ़ो, उसमें से एक एक लाइन को ऐसे जो इम्पोर्टेंट लगती है उसका वन लाइनर अभी बनाओ। तो इसीलिए मैंने आपका काम आसान कर दिया है, सीएस कार्ट इंडिया की टीम ने आपका काम आसान कर दिया है ये सारे वन लाइनर्स आपको प्रोवाइड करके। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लेकिन कमेंट कर कर थैंक यू जरूर बोलना, नहीं तो मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है फिर, ठीक है। चालू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ। मैंने पूरे चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए लिखे हैं। दीदी, आपने खुद से लिखा है क्या? हाँ, मैंने खुद से लिखा है आप लोगों के लिए। ये मेरा और एक छोटा सा गिफ्ट है ताकि आपकी जो एग्जाम्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जाए, है ना। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1, डैश इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ड टू क्लेरिफाई मीनिंग। अभी हमें एकदम से क्लिक नहीं होगा कि यहाँ पर जो वर्ड है वो हाइफन आना चाहिए, है ना। तो और एक चीज क्या दी है, इट लिंक वर्ड्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड। देखो अब यहाँ पर दिया है कि इट लिंक्स वर्ड्स, तो हमें हो सकता है ऐसे भी लगे कि ये तो कंजंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शन भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि यहाँ पे एक कंपाउंड वर्ड फॉर्म हो जाएगा। कंपाउंड वर्ड कब फॉर्म होता है? जब हम हाइफन यूज करते हैं कोई वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल नाइदर नॉर, जब हम लोग नाइदर नॉर लिखते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं? ये नाइदर, फिर एक डैश करते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसा डैश करते हैं और फिर नॉर लिखते हैं। तो ये डैश को ही क्या बोलते हैं? ये डैश को ही हाइफन बोलते हैं। हाइफन इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स टू क्लेरिफाई मीनिंग। इससे जो मीनिंग है वो और अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वो कौन सा वर्ड है, हाइफन, है ना। नेक्स्ट है, एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन विच शोज थॉट्स और फीलिंग्स। डैश, देखो यहाँ पर अगर आप जब पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरजेक्शन है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पेपर में ऐसा ऐसा दिया है कि एन डैश इज एन एक्सक्लेमेशन विच शोज थॉट्स और फीलिंग्स, अभी थॉट्स और फीलिंग्स तो बहुत सारी चीजें शो करती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन एक ऐसा एक्सक्लेमेशन है जिससे हम हमारे जो थॉट्स है, जो हमारी फीलिंग्स है वो शेयर कर सके, है ना। जैसे कि उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, ओ उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंजंक्शन में ऑल्सो बी यूज्ड इन पेयर। ये जो पेयर में हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं इसको क्या बुलाते हैं? इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन बुलाते हैं। हम लोगों ने ये मैराथन में भी डिस्कस किया था, एज वेल एज हम लोगों ने रेगुलर में भी डिस्कस किया था, है ना। जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, ये सारे क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। आपको ये वाला वर्ड याद रखना है यहाँ पर, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पीरियोडिक सेंटेंसेस आर डेकोरस एंड एम्पथेटिक बट मोर डिफिकल्ट टू राइट। लेकिन अगर यहाँ पर आपको डैश करके दे दिया, डैश सेंटेंसेस आर डेकोरस एंड एम्पथेटिक बट मोर डिफिकल्ट टू राइट, आपको क्लिक ही नहीं होगा कि ये पीरियोडिक सेंटेंसेस होते हैं। और कौन से टाइप होते हैं सेंटेंसेस के? एक है लॉन्ग सेंटेंसेस, लूज सेंटेंसेस, सॉरी।
एक है लूज सेंटेंसेस, फिर लॉन्ग सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, पीरियोडिक सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़े से डेकोरस होते हैं, एम्पथेटिक होते हैं, लेकिन इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट है ना। ठीक है। द चीफ पर्पस ऑफ यूजिंग पंक्चुएशन इज टू मेक द मीनिंग ऑफ अ रिटन पैसेज क्लियर। क्या चीफ पर्पस, आपको पूछेंगे कि चीफ पर्पस क्या है पंक्चुएशन यूज करने का, आपको क्या लिखना है, इससे जो हमारा पैसेज है, जो हमारा रिटन पैसेज है, वो क्लियर हो। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, एक तो क्लियर वर्ड और ये चीफ पर्पस। चीफ पर्पस क्या है पंक्चुएशन का, कि जो भी आपका मीनिंग है, वो पैसेज का जो मीनिंग है वो एकदम क्लियर हो। ठीक है। नेक्स्ट, हेनरी फाउलर, ये आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। हेनरी फाउलर सेज द फंक्शन ऑफ अ कोलन, किसका फंक्शन बताया हेनरी फाउलर ने, कोलन का फंक्शन बताया। ये एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी, ये हम लोगों ने मैराथन में कवर नहीं किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये नाम याद रखना है। हेनरी फाउलर ने क्या बताया था, एक फंक्शन बताया था कोलन का, कि क्या है ये फंक्शन, is that of delivering the goods that have been invoiced in the preceding words. Henry Fowler says the function of a colon is that of delivering the goods that have been invoiced in preceding words. ठीक है। नेक्स्ट है to enclose certain contents which the writer sets out apart so that the flow of the sentence is not interrupted. अगर हम ऐसे कोई सेंटेंसेस को एनक्लोज करते हैं, ऐसे कोई कंटेंट्स को एनक्लोज करते हैं, ताकि राइटर को अच्छा हो जाए, मतलब राइटर की लिंक भी ना टूटे, जो पढ़ रहा है उसकी लिंक भी ना टूटे, और उसका मैसेज भी कन्वे हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। अभी हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। सबसे पहला है प्रोवर्ब कंटेन्स होम ट्रूथ एज वेल एज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये शायद आप लोगों ने एमसीक्यू में भी किया होगा। क्या है एक प्रोवर्ब, प्रोवर्ब ऐसा है जो होम ट्रूथ भी कंटेन करता है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी। ठीक है, आपको ऐसे भी ये लोग एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि प्रोवर्ब क्या क्या कंटेन करता है इनमें से। उसमें आपको एक ऑप्शन होम ट्रूथ का देंगे, एक यूनिवर्सल ट्रूथ का, एक ए एंड बी बोथ का देंगे, तो आपको बोथ ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यू गाइस, पेडेंट्री इज एन ऑस्टेंटेशन एंड इनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। क्या है पेडेंट्री का मतलब क्या है, ये एक प्रिटेंशियस या बहुत ही इनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले है लर्निंग का, कि आपने किस तरीके से सीखा है, ये उसको बहुत ही प्रिटेंशियस फॉर्म में बताना, बहुत ही फेक फॉर्म में बताना, इसे क्या कहते हैं, इसे पेडेंट्री कहते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना जरूरी है ना। ओके, अभी हम लोग दूसरी अंडरलाइन करते हैं ना, दूसरी पेन से। बोनाफाइड का मतलब है इन गुड फेथ, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस और ये वाले चीज पे आते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट है द वर्ड ऑपोजिट टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड एंटोनिम। आपको ये भी याद रखना है, हम लोगों ने जब मैराथन भी की थी तब भी मैंने आप लोगों को बोला था, है ना। RSVP मीन्स रिस्पॉन्डिस सिल वॉन्स प्लेंट। आपको ये इतना ज़्यादा अच्छे से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है शायद आपको ये भी पूछे कि इसको बताओ लैटिन में क्या बोलते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है रिस्पॉन्डेंस। रिस्पॉन्ड करना आपको ये तो पता है, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना सब एक ही है ना। रिस्पॉन्डिस सिल, एस का क्या मतलब है, सिल वॉन्स और प्लेंट, इसका मतलब क्या है, रिप्लाई इफ यू प्लीज। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, ये जो रिस्पॉन्डेस सिल वॉन्स प्लेंट लिखा है ये, और इसका मतलब क्या है, रिप्लाई इफ यू प्लीज। अगर आपको कोई भी इनविटेशन कार्ड आता है तो उस पर RSVP आपको बताना पड़ता है कि आप आने वाले हो या नहीं आने वाले हो, तो ताकि सामने वाले को अरेंजमेंट्स का पता चले, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग BCC पे। ये भी हमने डिस्कस किया था, शायद रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था। BBC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। ईमेल जब हम किसी को लिखते हैं तो उसमें ना एक ऑप्शन होता है टू का, जिसको हमको भेजना है उसमें हम लोग टू का नाम लिख लेते हैं ना, टू ऑप्शन में। उसके नीचे होता है CC/BCC। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये सेम मेल आप किसी और को भी भेज रहे हो। और BCC का मतलब होता है जब रिसिपिएंट्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो हम लोग BCC का यूज करते हैं। रेगुलर क्लास में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, सोनू और एक लड़के का, और मैं थी उसमें BCC में, है ना। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, जिस देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिखा भी है, जब दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सपोज मैं दो लोगों को भेजना चाहती हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं दो लोगों को एक सेम मेल भेजना चाहती हूँ, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं जानते,
तो मैं BCC करके मार्क करूंगी ताकि सामने वाले को पता ना चले इसका मेल एड्रेस है ना। ओके, नेक्स्ट है अ सिलिब। अ सिलिब इज द मिनिमम रिदमिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसका जो सिलिब होता है ये एक रिदमिक साउंड होता है, जैसे कि हम लोग जब वोवेल बोलते हैं तो उसमें ई का साउंड आता है ना, तो आपको ये याद रखना है अ सिलिब, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड नॉट बी अब्रीवेटेड। अभी इसमें आपको एमसीक्यू में से पूछ सकते हैं कि क्या सेंटेंस का जो बिगनिंग वाला वर्ड है उसको अब्रीवेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको लिखना है नहीं कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। इसमें आपको ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पर मैंने आप लोगों को वन लाइनर्स नहीं दिए हैं, क्योंकि ये इस पे मेनली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक पैसेज दे देंगे और उसमें आपको एमसीक्यूज पूछेंगे। लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शायद इम्पोर्टेंट है वन लाइनर्स में। व्हाट इज द मेन टास्क इन अ कॉम्प्रिहेंशन? क्या मेन टास्क है कि जो सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हम उसका आंसर दे सकें। इट इज टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज। ओके, analytical ability, fluency and vocabulary skills are key to reading comprehension। कौन से की है? एनालिटिकल एबिलिटी, फ्लुएंसी और वोकेबलरी स्किल्स। देखो गाइस, ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएगी कि अगर एक बार आपने रीड कर लिया होगा, आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर्स देख लिए होंगे, आप लोगों ने मैराथन भी देख ली होगी, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें रिकॉल होगी, है ना, ठीक है। रीडिंग अलाउड कैन हेल्प बिल्डिंग रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? अगर आप जोर से कोई भी चीज को पढ़ो तो, है ना, ठीक है। Rearranging the sentences so that they turn out into a meaningful paragraph is called parajumbles। यहाँ पर आपको पूछेंगे कि इसको क्या बुलाते हैं, तो इसको क्या बुलाते हैं? parajumbles बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जैसे कि आपको भी पता होगा। ओके, इसमें क्विकली हम लोग सारे चीजें आप लोगों ने ये वाला चैप्टर अच्छे से किया ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मोस्टली देर आर कम्युनिकेशन फेलियर्स बिकॉज ऑफ नॉइज। नॉइज की वजह से सारे कम्युनिकेशन फेलियर्स होते हैं मोस्टली। सेकेंड है फीडबैक इज नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक के बिना कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ बोथ। यहाँ पर वर्ड जरूरी है, बोथ, फैक्ट्स भी एंड आइडियाज भी। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें फैक्ट्स भी हम एक्सचेंज करते हैं और आइडियाज भी एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है कोहेरेंस मीन्स प्रॉपर लिंक बिटवीन अ सेंटेंस एंड द पैराग्राफ। कोहेरेंस का क्या मतलब है? कोहेरेंस का ये मतलब है कि वो एक लिंक बनाता है सेंटेंस और पैराग्राफ के बीच में, उसे क्या कहते हैं? कोहेरेंस कहते हैं। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो, मैं आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग इसको एग्जाम के पहले एक बार फटाक से रिवाइज कर कर ही जाना, है ना। और मैंने जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दिए उसमें से आपको पहले रिवाइज करना है, उसके बाद इस पे आना है। इस पे सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले, बहुत ही गूगली क्वेश्चंस वाले ही वन लाइनर्स मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट है वर्बोसिटी मीन्स यूज ऑफ सुपरफ्लरस वर्ड्स। ऑफ कोर्स, वर्बोसिटी का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने ये मैराथन और रेगुलर दोनों में देखा था। वर्बोसिटी का मतलब होता है सुपरफ्लरस वर्ड्स। सुपरफ्लरस मतलब अननेसेसरी वर्ड्स, जो वर्ड्स चाहिए भी नहीं थे फिर भी हम बोल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? सुपरफ्लरस वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारी बार है ना बोलती हूँ, या फिर ठीक है बोलती हूँ, उसे वो क्या है? सुपरफ्लरस वर्ड्स है। ये अवॉइड हो सकते हैं, ये सेंटेंस में जरूरी नहीं है, ठीक है, उसे वर्बोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन को क्या बुलाते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जेस्चर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन। आपको दे देंगे डैश कैन नॉट बी यूज्ड इन रिटन कम्युनिकेशन, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा सिमिलर होते, तो आपको याद रखना है जेस्चर्स हम यूज नहीं कर सकते रिटन कम्युनिकेशन में। डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसा था कि एक हेड भी बात कर सकता है एक इंटर्न के साथ, एक इंटर्न भी बात कर सकता है एक सुपीरियर के साथ। इसे क्या कहते हैं? इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इसको क्या बुलाते हैं? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फीडबैक enables the sender to know whether or not his message has been received and interpreted correctly। सामने वाले को तभी पता चलेगा अगर आपने उसको फीडबैक दिया है कि उसका मैसेज आपको मिल चुका है, ठीक है। Concrete communication implies being particular rather than fuzzy and general। Concrete communication मतलब कि क्या, कि आप जनरली बात नहीं करो, आप एकदम पर्टिकुलर चीज पे बात करो कि मुझे पिंक कलर ही पसंद है, मुझे सारे कलर्स पसंद है, कोई भी कलर मुझे तो पसंद ही आ जाएगा, ये क्योंकि ये जनरल हो गया। लेकिन जब आप एक
पर्टिकुलर कलर बताते हो तो उसका क्या मतलब है कि आपने पर्टिकुलर चीज बताई, उसे कहते हैं कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको ऐसे करके पूछ सकते हैं वो लोग। डैश इम्प्लाइज being particular and clear rather than fuzzy and general। यहाँ पर fuzzy और general भी important lines है, मैंने already वो highlight भी आप लोगों के लिए करके रखा है। नेक्स्ट है ऑनलाइन जर्नल, ये आप लोग मार्क कर लो। ऑनलाइन जर्नल दैट अलाउज इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो क्लिप्स टू बी डिस्प्लेड एज अ वेब पेज बट ऑल्सो allows comments to be posted by readers of the blog are called as blogs। उसे क्या बोलते हैं? blogs कहते हैं। ऑनलाइन जर्नल जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? एक इफेक्टिव टूल है परसुएशन इन मैनेजमेंट का। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स। करेक्टनेस कब बोले जाएगा? देखो ये 7 C's में आप लोगों को दिया हुआ था, वो ऊपर जो कॉन्क्रीट वाला था, कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन, ये भी 7 C's का एक पार्ट था और ये करेक्टनेस भी 7 C's का एक पार्ट है। करेक्टनेस कब होगा? जब कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होंगे, उसे क्या कहते हैं? करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन कहते हैं। Which is the key step in a communication process without which all further steps are rendered useless। बाकी सारी steps useless मानी जाएगी अगर हमने first step ही follow नहीं की communication process में। वो first step कौन सी है? develop an idea। step number 1 develop an idea है ना। नेक्स्ट है the process of enlarging the open quadrant is called as self disclosure। ये हम लोगों ने रेगुलर में भी डिस्कस किया था और आई गेस मैराथन में भी डिस्कस किया था। इसे क्या कहते हैं? सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द ओपन क्वाड्रेंट। ओपन क्वाड्रेंट कौन सा था? हम लोगों ने वो जोहारी विंडो देखा था, उसके अंदर वो ओपन क्वाड्रेंट था सबसे ऊपर वाला। जब हम खुद के बारे में सामने वाले को कुछ चीज बता रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ डिस्क्लोजर बोलते हैं। The atmosphere is secretive, it encourages spreading of rumors and half truths। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं ग्रेप वाइन, है ना। नेक्स्ट है अंडर स्टार कम्युनिकेशन। अंडर स्टार कम्युनिकेशन, स्टार इज द वर्ड। अंडर स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। आपको ऐसे दे देंगे अंडर डैश कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये कहाँ था? ये स्टार कम्युनिकेशन में था। अभी चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। लिसनिंग इज रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर प्रिजुडाइसेस शुड बी अवॉइडेड इन प्री लिसनिंग एनालिसिस। हम लोग पहले से किसी को अगर जज कर लेंगे तो हम उसकी बात अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिजुडाइसेस। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस। कौन सा है फर्स्ट स्टेप लिसनिंग प्रोसेस में? स्टॉप टॉकिंग, ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपको याद रखना है। In empathetic listening, in dash listening, the listener puts himself in place of the speaker। कौन से listening में जो listener है वो उसको speaker के जगह पर रख कर सोचता है? In empathetic listening, ठीक है, in empathetic listening। Dash is the third step in the listening process। Interpreting is the third step in listening process। नोट टेकिंग इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव लिसनिंग। ऑफ कोर्स हम जब इफेक्टिव लिसनिंग अगर हमें करना है तो हमें नोट टेकिंग जरूरी है उसमें, है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इफेक्टिव लिसनर्स क्या करते हैं? वो लोग नोट्स बनाते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग इज द लास्ट स्टेप इन द लिसनिंग प्रोसेस। क्या करना? रिस्पॉन्ड करना क्या है? लास्ट स्टेप है। सुपरफिशियल लिसनिंग लैक्स डेप्थ। हम लोग ऊपर ऊपर से सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल लिसनिंग कहते हैं। Passive listeners pay attention only to partial messages and lack sensitivity to the nuances and inner meanings and non-verbal subtexts। ये कौन से listeners होते हैं? Passive listeners, जो आधा ही हमारा मैसेज सुनते हैं, जो partially हमें सुनते हैं और उनमें बिल्कुल भी sensitivity नहीं रहती है सामने वाले की तरफ, स्पीकर की तरफ। ठीक है। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये आप लोगों को चैप्टर 4 चैप्टर 5 दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, देखो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। क्या है? लिसनिंग है। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। रेडी टू सेंड लेटर सेव्स टाइम एंड एफर्ट। डैश लेटर सेव्स टाइम एंड एफर्ट। अब आप बोलोगे रिटन लेटर से या फिर ईमेल से लेटर सेव्स टाइम एंड एफर्ट। नहीं, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? रेडी टू सेंड लेटर। लेटर जब आ गया तो रेडी टू सेंड लेटर ही सेव करता है हमारा टाइम और एफर्ट। नेक्स्ट है ऑफिस ऑर्डर्स डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट। आपको ऐसे दे देंगे डैश डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्ट, तो उसमें क्या आएगा? ऑफिस ऑर्डर्स। ऑफिस ऑर्डर्स में हम लोग सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। Next, office orders carry a bold underlined heading to help us identify them।
उसमें लिखा होता है ऑफिस ऑर्डर्स में, और वो बोल्ड से लिखा होता है, अंडरलाइन किया होता है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए। पैसिव वर्ब इज प्रेफर्ड इन ऑफिस ऑर्डर्स, थोड़ा और ज्यादा जूम कर लेती हूँ ना। पैसिव वर्ब इज प्रेफर्ड इन ऑफिस ऑर्डर्स, डैश इज प्रेफर्ड इन ऑफिस ऑर्डर्स, आपको क्या याद रखना है, पैसिव वर्ब। ओके, पैसिव वर्ब इज प्रेफर्ड इन ऑफिस ऑर्डर्स विच आर इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। ऑफिस ऑर्डर्स इंटर डिपार्टमेंटल है, हमें भी पता है, लेकिन इसमें कौन सा वर्ब यूज होता है, पैसिव वर्ब यूज होता है। करिकुलम वीटे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेज्यूमे एंड बायोडेटा। बायोडेटा में हमारी पर्सनल चीजें लिखी होती है, रेज्यूमे में प्रोफेशनल चीजें होती है। करिकुलम वीटे इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑफिस ऑर्डर्स हैव अ सिमिलर फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम। ऑफिस ऑर्डर और मेमोरेंडम का सेम सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि डैश एंड डैश हैव सिमिलर फॉर्मेट्स, तो किस किस का, ऑफिस ऑर्डर्स और मेमोरेंडम का। और लेटर हेड carries company logo, tagline, name, address, registered office, SIN number, contact numbers, email address। क्या याद रखना है आपको, लेटर हेड। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द चॉइस ऑफ सैल्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी। आपके कितने फॉर्मल रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सैल्यूटेशन कैसा है। डियर सर, डियर मिस्टर एक्स, डियर वाई, या सिर्फ मिस्टर वाई, आप किस तरीके से लिखते हो, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने फॉर्मल हो। यहाँ पर वर्ड क्या याद रखना है, फॉर्मल याद रखना है। इन ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट एवरीथिंग कमेंट्स एट लेफ्ट मार्जिन। ये आपको भी पता होगा, हम लोगों ने ये रिवाइज किया था। ब्लॉक्ड फॉर्मेट जो है, लेटर राइटिंग का जो ब्लॉक्ड फॉर्मेट है, इसमें हम लोग सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को और क्या बुलाते हैं, सेमी ब्लॉक में आपको पता है राइट में लिखते हैं, ये आपको पता है, लेकिन इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्टाइल ऑफ लेटर। मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर बोलते हैं सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट को, ठीक है। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इन परसुएसिव मैसेजेस, इन डैश मैसेजेस द ऑडियंस इज एक्सपेक्टेड टू नीड एनकरेजमेंट इन ऑर्डर टू एक्ट एज द सेंडर डिजायर्स। एक कुकर के साथ आपको एक कढ़ाई फ्री फ्री फ्री, ये क्या है, ये परसुएसिव मैसेजेस है। सामने वाले ऑडियंस को आपको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, है ना। An orderly and objective presentation of information that helps in decision making and problem solving is called dash। आपको पूछ लेंगे, अब आप इतना सारा पढ़कर कंफ्यूज हो जाओ कि बाप रे इतनी बड़ी चीज कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि ये बड़ी चीज क्या है, ये छोटी सी चीज है, रिपोर्ट। ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, जहाँ पे वर्ड प्रेजेंटेशन आ गया आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट ही होगा। ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन, अच्छे से ऑब्जेक्टिवली आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो किस में दी हुई होती है, रिपोर्ट में दी होती है। हम लोगों ने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में ये चीज देखी थी। ऑफिस सर्कुलर्स आर फॉर्मल एंड डिवॉइड ऑफ सैल्यूटेशन। ऑफिस सर्कुलर्स, ऑफिस सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर के बीच में प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ऑफिस सर्कुलर्स बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होते हैं और उसमें सैल्यूटेशन नहीं होता है। किसमें सैल्यूटेशन नहीं होता है, ऑफिस सर्कुलर्स में। क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ एमआईएस इज गवर्न बाय क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। हम लोगों ने रेगुलर में भी ये चीज पढ़ी थी कि जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ भी फालतू चीजें इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको फालतू इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। एमआईएस इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर में भी पढ़ा था कि एमआईएस, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमारा इफेक्टिव होना चाहिए मैनेजमेंट जस्ट बिकॉज हमने एमआईएस इंस्टॉल कर लिया है ना। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेज इफेक्टिव मैनेजमेंट का। ऑल राइट। Top level strategic level management are responsible for interacting with representatives of external environment। top level का क्या काम होता है कि वो लोग जो बाहर के लोग हैं उन लोगों के साथ interact करें। MIS is less useful for making non-program decision making। अगर ऐसे कोई non-program decision making है, for example कोई चीज पे डिपेंड करती है अगर हमारी डिसीजन मेकिंग, ना कि कोई रिपोर्ट पे, तो उसमें MIS इतना काम का नहीं है। डेटाबेस कंटेन्स ऑल डेटा यूटिलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस क्या है, ये एक ऐसा सेट ऑफ डेटा है जो हम स्टोर करते हैं, जिसे हम फाइल्स भी कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो पूरा एक साथ को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, डैश कंटेन्स ऑल डेटा यूटिलाइज्ड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो क्या है, वो डेटाबेस है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें मोस्टली आप लोगों को फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, एक्रोनिम्स पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग इंटरनेट के लैंग्वेज में यूज करते हैं। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी। आईपी किस चीज के लिए स्टैंड करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, ये आपको सबको पता होगा। एचटीटीपी हम लोगों ने देखा था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मतलब जो हम लोग यहाँ पर डालते हैं ना, वो सर्च बॉक्स पे ऊपर, उसे क्या कहते हैं, URL कहते हैं। यहाँ पर और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, मैंने आप लोगों को अलग से ये पढ़ाया नहीं था, टॉमलिंसन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ईमेल। किसे बुलाते हैं फादर ऑफ ईमेल? टॉमलिंसन को। किसे बुलाते हैं फादर ऑफ ईमेल? टॉमलिंसन को। ऑलराइट। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको रिवाइज करना है बस, आप लोगों को ऑलरेडी ये लर्न ही होगा। डैश इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट enables you to find, revive and display information available on the world wide web। ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब आ गया तो आपको ये याद रखना है कि ये वेब ब्राउजर है। हम लोग जब, अगर हम क्रोम यूज करेंगे तभी तो हम लोग वो चीज पे जा पाएंगे, है ना, तभी तो हम लोग www को एक्सेस कर पाएंगे, जिसपे से हम लोग कुछ भी चीज को सर्च कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर से होता है? एक वेब ब्राउजर होना जरूरी है। वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट enables you to find, retrieve and display information available on the world wide web। ठीक है। Web browser converts HTML tags and their content into a formatted display of information। देखो, डैश कन्वर्ट्स HTML टैग्स, क्या वेब ब्राउजर कन्वर्ट करता है, जो सारे HTML टैग्स होते हैं, HTML की जो लैंग्वेज होती है उसको वो कन्वर्ट करता है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन दिखती है वो एक डिस्प्लेड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेटेड डिस्प्ले है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। प्रोनाउंस एंड पॉपुलर जार्गन्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन ईमेल। क्या क्या चीज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ईमेल में? प्रोनाउन से और पॉपुलर जार्गन से। जार्गन हमने पढ़ा था, जार्गन एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से ही रेलेवेंट होती है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ इंट्रानेट इज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इंट्रानेट का क्या पर्पस है? इंटरनल कम्युनिकेशन में ही इसका काम आता है ना। Intranets are used as corporate culture change platforms। इंट्रानेट्स को और कैसे यूज कर सकते हैं? इंट्रानेट्स आर यूज एज कॉर्पोरेट कल्चर चेंज प्लेटफॉर्म्स। इससे हम लोग जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसे चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसको? इंट्रानेट को। ठीक है। चैप्टर 8 पे आ गए हम। मैलिफाइड का क्या मतलब है? इन बैड फेथ। बोनाफाइड क्या था? इन गुड फेथ फेथ। मैलिफाइड क्या था? इन बैड फेथ। ठीक है। Window dressing is a maneuver engaged by companies at the end of the accounting period in order to impress stockholders। ये हम लोगों ने दोनों में देखा था, रेगुलर लेक्चर्स में भी एज वेल एज हम लोगों ने मैराथन में भी देखा था कि विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, कि ये एक मैन्यूवर है जिससे जो भी सारे लोग होते हैं, जो भी सारी कंपनीज होती है, वो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, उसको ऐसे अच्छे से डेकोरेट करती है सो दैट जो हमारी स्टॉक होल्डर्स है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। ओके। डॉक्यूमेंट बाई विच एन एडवोकेट इज ऑथराइज टू रिप्रेजेंट अ पार्टी। सपोज मैंने मेरे एक एडवोकेट को ऑथराइज किया है, वो मेरे बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन करेगा, मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वकालतनामा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वकालतनामा कहते हैं। डॉक्यूमेंट बाई विच एन एडवोकेट इज ऑथराइज टू रिप्रेजेंट, वो डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वो डॉक्यूमेंट को वकालतनामा कहते हैं। ठीक है। अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज टू अचीव ग्रेटर वायबिलिटी इज कॉल्ड मर्जर। ठीक है। डैश, देखो आपको ऐसे पूछेंगे कि अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज टू अचीव ग्रेटर वायबिलिटी को क्या बुलाते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड? तो आप लोग क्या बोलोगे? मर्जर। ठीक है। लेकिन अभी और एक डेफिनेशन है, coming together of two or more previously autonomous businesses into a single undertaking is called as amalgamation। basically merger और amalgamation में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। amalgamation जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का अमेलगमेशन होता है टू अचीव ग्रेटर वाइबिलिटी, और ज्यादा बेनिफिट्स अचीव करने के लिए, उसे कहते हैं मर्जर। और जब दो ऑटोनॉमस बिजनेस, कोई भी बिजनेस एंटिटी, ये था कंपनीज का, अभी कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी बिजनेस का अंडरटेकिंग, सपोज पूरा बिरला नहीं, बिरला का सिर्फ एक पार्ट, सीमेंट का पार्ट जो है, सिर्फ वो और कोई और कंपनी एक साथ आ जाती है एक ही अंडरटेकिंग में, उसे क्या कहते हैं? उसे अमेलगमेशन कहते हैं। मर्जर दो कंपनीज के बीच होता है, अमेलगमेशन हो सकता है कि दो अंडरटेकिंग्स के बीच में हो। ठीक है। और लिस्ट ऑफ आइटम्स ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड एज एजेंडा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने इनफैक्ट रेगुलर में भी पढ़ा था और रिविजन में भी पढ़ा था कि किस चीज को एजेंडा कहते हैं। जो भी हमारी मीटिंग में हम लोग नोटिस में डिस्कस करने वाले जो भी चीजें, उसे क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। बिजनेस टर्मिनोलॉजी इज द मेन व्हीकल बाय व्हिच फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड अदर हायर यूनिट्स ऑफ नॉलेज आर रिप्रेजेंटेड। क्या है बिजनेस टर्मिनोलॉजी? ये एक ऐसा व्हीकल है जिससे हम हमारे फैक्ट्स, ओपिनियंस, ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं, एक नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट एफिशिएंटली इज कॉल्ड डैश। तो आप लोग क्या लिखोगे, आउटसोर्सिंग। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम हमारी कंपनी में अगर हमारे कंपनी में ना कॉल सेंटर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं कॉल सेंटर की सर्विसेज के लिए, तो उसे क्या करेंगे हम लोग कि हमने हमारी जो सर्विस है वो आउटसोर्स कर दी, हमारे जो फंक्शन है वो आउटसोर्स कर दी, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं जब हम किसी और को हमारा काम के लिए अपॉइंट करते हैं, है ना। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, ये कुछ चीजें थी, ये कुछ वन लाइनर्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने जितने भी एफर्ट्स मैं ले सकती हूँ ये एक एक छोटी छोटी चीजें ढूंढ कर निकाली थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार फटाक से, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, फटाक से एक बार रीड कर कर ही जरूर जाना। और आपको ऑलरेडी पता है कि आप लोगों को जो मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के हैंड रिटन नोट्स दिए उससे तो रिवाइज करना ही है फॉर श्योर। पूरा सिलेबस जब आपका उसमें से रिवाइज हो जाए उसके बाद ये वन लाइनर्स एक बार सिर्फ रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट। और जब तक आपकी एग्जाम हो नहीं जाती हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आया करेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रखो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हो कि दीदी हमारा एलआर कैसे होगा, हमारा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे। बस आप लोग आपकी पढ़ाई पे फोकस करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। कुछ ही दिन बचे हैं, जितना मैक्सिमम आउटपुट आप लोग निकाल सकते हो उतना निकालने की ट्राई करो। बहुत सारा अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ने की ट्राई करो। मुझे पता है कि अभी गणपति जी बैठने वाले हैं तो कुछ लोगों को तो उसमें ही बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन बस ये थोड़े से दिनों की बात है। जब आप बहुत अच्छे मार्क्स ला लोगे सीएसईटी में तो आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे और आपको वही चीज़ के लिए अभी थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आओ।